पैसे भी उनके अपने हैं। मुश्किल इस देश की यही है। वकील 2 लाख लेगा, इनकम टैक्स में दिखाएगा 20,000। डॉक्टर 1,000 लेगा, इनकम टैक्स में दिखाएगा 100 रुपए। एडमिशन कराने चले जाइए किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, किसी भी जगह में, किसी भी स्तर पर जितनी रकम ली जाती है उसको दिखाया किस रूप में जाता है। तो क्या ये पूरा सिस्टम जर्जर हो चला है? और उन सब के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने अगर फैसला ले लिया है तो इसका मतलब हम लोग लगातार टटोल रहे हैं, तलाश रहे हैं, खोज रहे हैं, और आज तो लगता है कि शायद हर राह में धोखे हैं। ये राह शायद विपक्ष की हो, ये शायद सियासत की हो, शायद शेयर बाजार की हो, शायद उस व्यापार की हो जिसके आश्रय भारत में उपभोक्ता समाज खड़ा होते चला गया। लेकिन इन सब के बीच स्थिति की शुरुआत करते हैं लोकतंत्र के मंदिर से। मई 2014 के इस दृश्य को भूल कौन सकता है? प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने से पहली बार संसद की चौखट पर जब नरेंद्र मोदी नतमस्तक हुए तो एक ही शब्द गूंजा, लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर। यानी संसद की चौखट पर अगर कोई पीएम इस तरह झुका है तो हर किसी ने माना आने वाले वक्त में लोकतंत्र के राग संसद से ही गाए जाएंगे। जिस लोकतंत्र के मंदिर में बैठे भक्तों के दामन लगातार बीते 70 वर्ष में दागदार होते चले गए, उस मंदिर का पुजारी पहली बार सबसे बड़े सेवक के तौर पर अगर संसद की चौखट पर ही नतमस्तक है तो फिर आने वाले वक्त में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश दुनिया को ही लोकतंत्र का पाठ पढ़ाएगा जरूर। सोचा तो यही गया, लेकिन लोकतंत्र के मंदिर में अगर पुजारी ही नहीं आएगा तो फिर भक्त किस रास्ते जाएंगे? जी, क्या लोकतंत्र के मंदिर का सबसे बड़ा सेवक संसद से ही रूठ गया, या फिर देश जिस मुहाने पर जा खड़ा हुआ उसने प्रधानमंत्री मोदी के भीतर भी कुछ ऐसे सवाल खड़े कर दिए हैं? Don't kill people! Don't kill people! Don't kill people! भाई आप लोग सब बैठ जाइए प्लीज। भाई चैलेंज कर रहे हैं आपको, कोई नहीं देगा, बीजेपी पार्टी का सपोर्टर भी नहीं देगा। या फिर लोकतंत्र के मंदिर की जरूरत ही अब बच नहीं रही, क्योंकि समाज और देश को साधने के लिए सोशल मीडिया अवतरित हो चुका है। ट्विटर सबसे बड़े सेवक का सबसे उम्दा हथियार है और जनता के बीच प्रधानमंत्री नौ रस में हमेशा मौजूद रहते हैं। मेरे देशवासियों, मैंने घर, परिवार, देश के लिए छोड़ा है। जो नेताओं के अगल बगल पहुंच सकते हैं, जो बाबुओं के अलग बगल पहुंच सकते हैं, वही मजा लेते थे। आज उन सबको 8 तारीख के बाद पाई पाई चुकता करनी पड़ रही। जरा मैं कांग्रेस वालों से पूछना चाहता हूं कि भाई जब आपकी सरकार थी तब आपने भी एक बार चवन्नी बंद कर दी थी। व्यंग भी है, गुस्सा भी है और शायद भावुकता भी है। 9 रस अलग अलग तरीके से हम कह सकते हैं हिंदुस्तान की राजनीति ने शायद आजादी के बाद से देखा है, और इसीलिए बार बार यह सवाल तो इस देश को चुभता रहा है। इस देश में क्या आजादी के बाद सिर्फ सत्ता का हस्तांतरण हुआ, संसद हो गई और लगा यही कि लोकतंत्र का मंदिर यही है, लेकिन लूट वहीं से जारी होने लगी और हर लूट राजनेताओं ने इस देश के भीतर मचाई। तो ऐसे में प्रधानमंत्री संसद जाएं क्यों जाए संसद? रिपोर्ट देखिए, समझ जाइएगा। बहुत बड़ा सवाल है, प्रधानमंत्री अंदर आने से क्यों डर रहे हैं? लेकिन सवाल पीएम की ईमानदार नीयत का नहीं, बल्कि देश के उन बिगड़े हालातों का है जिसे बीजेपी को नहीं, सिस्टम को ठीक करना है। चुनी हुई सरकार को नहीं, बल्कि नौकरशाहों को काम पे लगाना है। लेकिन जिस रास्ते संसद छोड़ पीएम सड़क के रास्ते निकल पड़े हैं, उसका संदेश तो यही है। मोदी कह रहे हैं सिस्टम करप्ट है, अब मैं ही ठीक करूंगा। पीएम को अंदेशा है राजनीति करप्ट है, अब मैं ही उसे ठीक करूंगा। भ्रष्ट हालातों ने देश में असमानता की खाई बढ़ा दी है, उसे मोदी ही कहते हैं मैं ही पाटूंगा। तो क्या वाकई प्रधानमंत्री मोदी जो सोच रहे हैं वो संभव है, या फिर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठकर देश को अपनी प्रयोगशाला में गिनी पिग ही प्रधानमंत्री मोदी ने बना दिया है और हालात
प्रधानमंत्री मोदी के उठाए कदम के विपरीत होते चले जा रहे हैं, क्योंकि नोटबंदी के फैसले ने भ्रष्ट राजनीति को ही जनता से जोड़ दिया। भ्रष्ट कमाई के बाजार व्यापार ने ठप होते ही खुद को जनता की परेशानी से जोड़ दिया। विकास की भ्रष्ट गति के थमते ही इकोनॉमी की सुस्ती का सवाल उठने लगा। यानी एक तरफ संसदीय राजनीतिक व्यवस्था के खत्म होते जन सरोकार पर पीएम का हमला है, और दूसरी तरफ पीएम का जन सरोकार दिखाते हुए कोई समानांतर व्यवस्था न कर पाने की स्थिति में देश को एक खाई की तरफ ढकेलना है। तो क्या ये माना जाए इस मुद्दे पर ही देश को आम चुनाव में चले जाना चाहिए? क्योंकि पहली बार सवाल संसद को लेकर भी उठ रहे हैं, और उसकी मौजूदगी से देश के भीतर हालात बिगड़े हैं या सरोकार खत्म हो चले हैं, यह भी उठ रहे हैं। राजनीतिक तौर पर दो आवाजें तो बहुत साफ सुनाई दे रही है। पहली, विपक्ष को लग रहा है प्रधानमंत्री को यू टर्न ले लेना चाहिए, लेकिन जो प्रधानमंत्री मोदी के मिजाज को जानते हैं वो जानते हैं ये शख्स यू टर्न नहीं लेता। तो फिर क्या यह मान लिया जाए कि धीरे धीरे कुछ सुविधाओं की पोटली, कुछ रियायत अलग अलग तरीके से नोटबंदी में मिलेगी, और धीरे धीरे हर चुनाव इस दायरे में आने लगेगा और लगेगा कि रेफरेंडम इस मुद्दे पर हो रहा है? हो जो भी, लेकिन एक बिसात पिछ रही है जिसमें नेता के नाम पर, नेता के विजन पर, नेता के कद और काठी के मद्देनजर उसकी क्या समझ है, उसको लेकर इस देश में आने वाले वक्त में क्या चुनाव होंगे, बिसात तो बिछ रही है। जरा रिपोर्ट देखें। सब कुछ सड़क पर, पार्टियों की लाइन मिट गई, अपने अपने इलाके छूट गए और हर के निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी आ गए। हिटलरी कायदा ठीक है, हिटलर से भी ज्यादा हिटलर देश में बन गया। आप लोगों ने क्या चल रहा है? आपको सेटिस्फेक्शन के लिए आप एक डिसीजन नहीं लिया। लोकतंत्र में कभी नहीं चलता है। ममता पश्चिम बंगाल छोड़ दिल्ली आ गई तो केजरीवाल जीत की तलाश में दिल्ली छोड़ पंजाब पहुंच गए। सारा पंजाब जानता है बादलों के पास काला धन है। मोदी जी बादलों का कुछ नहीं करेंगे, सारे किसानों को लाइन में लगा रखा है। मोदी जी कहते हैं किसानों के पास काला धन है, बादलों के पास नहीं है। तो क्या नोटबंदी के जुए में हर कोई अपनी अपनी राजनीतिक किस्मत आजमा रहा है, या फिर पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में बैठे मोदी ने जानबूझकर एक ऐसा राजनीतिक जुआ खेल दिया है जहां से आगे का रास्ता चुनाव की दिशा में ही जाए और चुनाव में मुद्दा वह खुद हो जाए? यानी 2019 से पहले ऐसे हालात देश में बन जाए कि राजनीति के केंद्र में मोदी खड़े हों और उनके खिलाफ कोई ऐसा चेहरा नजर न आए जो उन्हें हराने की काबिलियत रखता हो। यह दूर की गोटी जरूर है, लेकिन पहले जरा राहुल गांधी को सुन लीजिए। प्रधानमंत्री जी ने इसके बारे में किसी से पूछा नहीं। कहा जा रहा है कि फाइनेंस मिनिस्टर को नहीं मालूम था, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर को नहीं मालूम था। यह डिसीजन फाइनेंस मिनिस्टर का नहीं है, यह प्रधानमंत्री का डिसीजन है। तो प्रधानमंत्री मोदी बिल्कुल अलग थलग हैं। अपनी ही सरकार, अपनी ही पार्टी बीजेपी से बड़े हो चुके हैं, या कहें उनके बगैर बीजेपी में किसी की कोई हैसियत ही नहीं है। और दूसरी तरफ विपक्ष के पास कोई नेता नहीं जिसके पीछे हर कोई चल सके। तो बिखरे हालात में ही सही, लेकिन 2014 के जनादेश को 2019 से पहले ही बिखराया जा सकता है, ये भ्रम विपक्षी राजनीतिक दलों में पैदा तो हो ही गया है। इसीलिए हर राजनीतिक दल सड़क पर संघर्ष के लिए तैयार है। लेकिन सड़क की ताकत से नेता नहीं बनता। नेता के पास विजन होना चाहिए, कम से कम मौजूदा दौर में, जिसके आश्रय वह मोदी के एकला जनतंत्र के तौर तरीके पर भारी पड़े। तो किस्मत हर कोई आजमा रहा है। दागदार ममता भी दिल्ली की सड़क पर है और मायावती अब सीधे मोदी पर चोट करने में कोई कोताही नहीं बरत रही। केंद्र की सरकार को और खास तौर से माननीय प्रधानमंत्री जी को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए और अपने इस फैसले के बारे में पुनर्विचार करना चाहिए। और मुलायम के निशाने पर भी मोदी है, यानी नए सियासी समीकरण ने हर राजनीतिक दल को एक दूसरे के साथ लाकर खड़ा कर दिया है। लेकिन सवाल सिर्फ राजनीतिक एकजुटता का नहीं, सवाल तो यह है क्या देश संसदीय राजनीति से फिसलकर पहली बार राष्ट्रपति प्रणाली की दिशा में तो नहीं जा रहा? यानी मोदी जिस तरह देश के सारे चुनाव एक साथ हों इसका जिक्र करते रहे हैं, पहली बार देश ही अपनी राजनीति की दिशा तो तय नहीं कर लेगा, क्योंकि संसदीय राजनीति के लोकतंत्र में उसे सिवाय राजनीतिक भ्रष्टाचार के और कुछ मिला भी नहीं है। जिम्मेदारी से भी सत्ता हमेशा मुक्त रहती है। सत्ता के लिए गठबंधन ने दागियों को महत्वपूर्ण बना दिया है। वोट पूरी तरह नोट पर आ टिका है।
सामाजिक ढांचे को चुनावी गणित से हमेशा तोड़ा जा रहा है, बांटा जा रहा है। इंतजार कीजिए, अभी मोदी सरकार के 30 महीने बचे हुए हैं। हर राह में एक धोखा तो है। धोखे का जिक्र बार बार हम क्यों कर रहे हैं? सवाल है, नोटबंदी के जरिए क्या कोई समाजवाद का आसरा आपके जहन में है? क्या ये आप मानकर चल रहे हैं कि इस देश में वाकई गरीबों की बात होगी, नागरिक को अधिकार उसको मिल जाएंगे जो संविधान में दर्ज है? चलिए एक नई रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस रिपोर्ट के जरिए जरा समझने की कोशिश की जाए कि आखिर विदेशी व्यक्ति अगर हिंदुस्तान में 10 करोड़ रुपए निवेश कर दे, 20 लोगों को नौकरी दे दे, तो वो भारतीय नागरिक हो जाएगा। हंसिए मत, रिपोर्ट देखिए। विदेशी निवेशक 3 अरब डॉलर की इक्विटी की बिकवाली कर चुके हैं। डॉलर के मुकाबले रुपया 68 पार हो चुका है और भारत की नागरिकता किसी विदेशी को चाहिए तो उसे 10 करोड़ रुपए भारत में निवेश करने होंगे। तो नोटबंदी का समाजवाद देश को ले किस दिशा में जा रहा है? या फिर सरकार का नजरिया पहली बार नागरिकता को भी बेचने वाले हालात पर ला खड़ा कर रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि नोटबंदी की कतारों के बीच विदेशी निवेशक भले अभी देश छोड़ रहे हों, लेकिन विदेशी निवेशकों को लुभाने के लिए सरकार ने नया दांव खेला है। दांव परमानेंट रेसिडेंसी स्टेटस का है। जी, अगर किसी भी विदेशी निवेशक ने 18 महीने में 10 करोड़ या 36 महीने में 25 करोड़ का निवेश भारत में किया है और 20 लोगों को नौकरी दी है तो उसे परमानेंट रेसिडेंसी स्टेटस दे दिया जाएगा। यह स्टेटस 10 साल के लिए दिया जाएगा, जिसे अगले 10 बरस और बढ़ाया भी जा सकता है और इस दौरान निवेशक भारत में घर भी खरीद सकता है। यानी सरकार क्या समझ रही है, या सरकार ये समझ नहीं पा रही कि जो विदेशी नागरिक भारत की नागरिकता 10 करोड़ निवेश कर लेगा वो भारत में डॉलर चलाएगा या रुपया? क्योंकि रुपया को लेकर क्या मारामारी सड़क पर है, इस नजारे को समूची दुनिया देख रही है और दुनिया इस बात को लेकर परेशान है कि जो भारत विकास दर में आगे बढ़ रहा था उसे अचानक मंदी की सूझ क्यों गई? और मोदी सरकार अपनी योजना को जिस तरह अमेरिका, कनाडा, सिंगापुर, हांगकांग जैसे देशों की कतार में शामिल होकर बिजनेस रैंकिंग में ऊपर आने को बेताब है, उसके भीतर का सच तो यही है। सरकार को विदेशी पूंजी भी चाहिए, विदेशी निवेश पर रोजगार पैदा हो जाए यह भी चाहिए, लेकिन देश में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तत्काल नहीं चाहिए। कोई सिस्टम ईमानदारी से काम करते हुए कैसे नजर आ जाए? यानी उलझने बहुत है। उलझन इसलिए, डॉलर से मुकाबला करने के लिए आप अपना जो जमा रकम है डॉलर, उसे निकालते हैं कि रुपये कम से कम उसकी कीमत बरकरार रहे, लेकिन देश में बांटने के लिए आपके पास रुपया कम है। और इन सब के बीच नागरिकता की ये बात कहां से आ गई? लेकिन क्या कीजिएगा, जब चीजें अस्त व्यस्त हो रही हैं तो ऐसे में एक नजरिया यह भी कि हम सही हैं। आइए हाथ में मोबाइल लीजिए और देख लीजिए। बहुत लोगों ने बहुत तरीके से देखा, पहले क्या हुआ अब क्या है यह भी देख लीजिए। याद कीजिए, बिहार चुनाव के वक्त बीजेपी के सर्वे में बीजेपी जीत रही थी। ब्रिटेन के यूरोपीय यूनियन से अलग होने से जुड़े तमाम सर्वे में ब्रेक्सिट को खोखला चोंचला बताया जा रहा था और अमेरिकी चुनाव के सर्वे में 82% तो हिलरी क्लिंटन को ही राष्ट्रपति पद का विजेता बता रहे थे। यानी सत्ता अपने अनुकूल जब जब सर्वे करती है तो उसे नतीजे अमूमन अपने पक्ष में दिखाई देते हैं और सर्वे के नतीजों से ही सत्ता गदगद भी होती है। तो क्या नोटबंदी को लेकर किए गए प्रधानमंत्री मोदी की रायशुमारी भी सत्ता की रायशुमारी है? और मोदी का गदगद होते हुए ट्वीट तो यही कहता है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी अपनी जीत पर धन्यवाद तक दे बैठे। तो क्या यह वाकई ऐतिहासिक रायशुमारी है? क्योंकि 5 लाख लोगों के सर्वे में हिस्सा लेने के बाद 24 घंटे के भीतर जारी हुई रायशुमारी के नतीजों के मुताबिक 90% लोग नोटबंदी के फैसले को शानदार मानते हैं, तो 92% लोग भ्रष्टाचार को मिटाने की मोदी की कोशिशों को बहुत अच्छा मानते हैं। 90% लोगों ने नोटबंदी के फैसले का पूरी तरह समर्थन किया और परेशानी को लेकर 43% लोगों ने कहा उन्हें कोई परेशानी नहीं है, जबकि 48% ने कहा थोड़ी परेशानी है लेकिन फायदे के लिए है। तो जिस नमो ऐप के 50 लाख से कम डाउनलोड हैं उसके जरिए कहीं रायशुमारी का ये ऐसा मासा तो नहीं जो राजनीतिक विरोधियों को प्रचार में धराशायी कर दे? हो सकता है, लेकिन समझना होगा पहली बार सत्ता ही अपने फैसले पर 24 घंटे के भीतर रायशुमारी में जीत का ऐलान कर रही है, प्रचार प्रसार कर रही है, जबकि ये चुनाव का वक्त नहीं, देश संभालते हुए मुश्किल हालात से निजात दिलाने का वक्त है। मुश्किल हालात से देश को निजात दिलाने का वक्त है, लेकिन हमने लिख दिया बड़े धोखे हैं इस राह में। इस लाइन को पढ़ते हुए गीता दत्त आपको याद आ सकती है और आज उनका
जन्मदिन भी है।